यहाँ पे कंडीशन is greater than 3/4. You notice the value of x. You need to find x value. Options are given as the very first option, root of 145 by 12. Root of 145 by 12. Second option है यहाँ पे root of 145 by 10. Root of 145 by 10. Third option है यहाँ पे root of 146 by 12. और fourth option है root 145 by 11. Root 145 by 11. ये हमारा क्वेश्चन है, हम लोग को सॉल्व करना है x के वैल्यू के लिए. Cos inverse of 2/3x plus cos inverse of 3/4x is equal to pi/2. Then what is the value of x if x is greater than 3/4? X is greater than 3/4. ये दिया आपको x is greater than 3/4. ठीक है, तो ध्यान देंगे आप अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे सबको. ना हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा ही है, साइन इनवर्स ऑफ x और cos इनवर्स ऑफ x 90 होता है. तो अगर cos इनवर्स ऑफ 2x और cos इनवर्स ऑफ 2/3x और cos इनवर्स ऑफ 3/4x अगर 90 है, ये 3/4x है. ठीक है, कितना है ये 3/4x और ये 90 है. लेकिन इसमें हम लोग बोल सकते हैं कि ये दोनों एंगल अगर ये cos इनवर्स ऑफ 2/3x है तो ये sin इनवर्स ऑफ 2/3x होगा, तभी जाके 90 आएगा. तो यहाँ से मैं क्लियरली बोल सकता हूँ कि cos इनवर्स ऑफ 3/4x is same as sin इनवर्स ऑफ 2/3x. sin इनवर्स ऑफ 2/3x तभी जाके 90 आएगा. इनको डायरेक्टली नहीं करना है, वो pi/2 माइनस कर सकता है. pi/2 माइनस cos इनवर्स ऑफ x sin इनवर्स ऑफ 2/3x ऐसे भी डायरेक्टली कर सकते हैं ना 2/3x को भी sin में. हाँ कर सकते हैं, परफेक्ट. आप इसको भी लिख सकते हो, cos इनवर्स ऑफ 2/3x है sin इनवर्स ऑफ 3/4x. ठीक है, दोनों ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है. ठीक है ना, जहाँ पे cos यहाँ पे sin, जब तक दोनों का इनवर्स फंक्शन सेम नहीं होगा तब तक ये सॉल्व नहीं होगा. अगर आपको x चाहिए तो आपको यहाँ से फंक्शंस को हटाना है, इनवर्स फंक्शन को गायब करना है. तो इनवर्स फंक्शन तभी गायब होगा जब दोनों के दोनों सेम फंक्शंस होंगे. या तो ये साइन में कन्वर्ट कर दो या तो ये कॉस में कन्वर्ट कर लो. तो उसके लिए हमारे पास एक ही ऑप्शन आता है, ट्रायंगल बनाने वाला. ठीक है, तो ट्रायंगल बनाते हैं यहाँ पे. ये क्या रहेगा, हमारा x रहेगा. ठीक है, तो साइन का फॉर्मूला क्या है, ऑपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज. तो ये हो गया 2, ये हो गया 3x, ऑपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज. ठीक है, तो ये कितना होगा ये देखते हैं. ठीक है, तो ये 9x स्क्वायर और ये -4, तो ये कितना आएगा, रूट ऑफ 9x स्क्वायर -4. रूट ऑफ 9x स्क्वायर -4. क्लियर हो गया. तो यहाँ से समझ में आता है कि जो साइन इनवर्स ऑफ 2/3x था, जो साइन इनवर्स ऑफ 2/3x था, उसको मैं cos इनवर्स में भी लिख सकता हूँ. cos इनवर्स ऑफ एडजेसेंट बाय हाइपोटेन्यूज, तो cos इनवर्स ऑफ 9x स्क्वायर -4 डिवाइडेड बाय 3x. क्लियर है, ये आपका हो गया कन्वर्शन साइन का cos में. तो एक बार साइन का cos में कन्वर्ट हो गया तो आप इसको cos में लिख लो. तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर cos इनवर्स ऑफ 3/4x, cos इनवर्स ऑफ 3/4x इज इक्वल टू, ये भी cos में आ जाएगा. क्या हो जाएगा, cos इनवर्स ऑफ रूट ऑफ 9x स्क्वायर -4 डिवाइडेड बाय 3x. क्लियर है, इतना समझ में आ गया. cos कैंसिल हो गया हमारा, क्या बचेगा हमारे पास इधर, 3/4x इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 9x स्क्वायर -4 डिवाइडेड बाय 3x. समझा अच्छे से. क्या करेंगे आगे, इसको हम लोग स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड्स, एक ही ऑप्शन है हमारे पास, जैसे इसको हम लोग स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड्स किया. ठीक है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड्स क्या हो जाएगा, ऑन स्क्वायरिंग यू कैन से दैट जो हो जाएगा हमारा 9, जो हो जाएगा हमारा 16x स्क्वायर which is equal to, जो हो जाएगा हमारा 9x स्क्वायर -4 डिवाइडेड बाय 9x स्क्वायर. ठीक है, एक ही ऑप्शन है आपके पास x का, तो x स्क्वायर 1 4 आप कैंसिल कर सकते हो. ठीक है, 9 9 सर आपका हो जाएगा 81.
ये हो जाएगा 144x² और ये हो जाएगा 64। क्लियर, समझा? क्रॉस मल्टीप्लाई करके तो फाइनली कितना आएगा 81 प्लस 64, 81 प्लस 64 145, 145 इज इक्वल टू 144x²। डिफरेंस को फाइनली कितना मिलेगा, x इज इक्वल टू रूट ऑफ 145/12। x ऑलरेडी पॉजिटिव है तो प्लस और माइनस की टेंशन नहीं है कि x ग्रेटर देन 3/4 है तो पॉजिटिव है। रूट ऑफ 145/12 इज ऑप्शन ए। समझा? सम इजी सम था। ये सम है 2019 जनवरी का, 2009। I hope it is clear to everyone. Sum number 2019 from year 2009. तो आप देख सकते हो कैसे क्वेश्चंस आए हैं पेपर में। I hope it is clear to everyone. Take the screenshot. सब क्वेश्चंस लगभग बहुत इजी लेवल के हैं, सब JEE क्वेश्चंस ही है, तो आपको ज्यादातर आपको सॉल्व करना है अभी आगे, ठीक है? This is clear. Everyone understood this sum? सबको समझा पक्का? Yes sir. We'll move to the next one. Now next sum पे चलते हैं। हटा रहा इसको मैं, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। नेक्स्ट सम देखते हैं इसका, सम नंबर सेकंड। हमसे मांगा है वैल्यू ऑफ sin inverse of 12/13, sin inverse of 12/13 minus sin inverse of 3/5. sin inverse of 12/13 minus sin inverse of 3/5, ठीक है? इसका वैल्यू मांगा है। ऑप्शन यहाँ पे दिया है, पहला ऑप्शन दिया है पाई माइनस cos inverse of 33/65, पाई माइनस cos inverse of 33/65। दूसरा ऑप्शन दिया है यहाँ पे पाई माइनस sin inverse of 63/65, 63/65। थर्ड ऑप्शन दिया है π/2 माइनस π/2 माइनस cos inverse of 9/65। और चौथा ऑप्शन दिया है π/2 माइनस π/2 माइनस sin inverse of 56/65। तो करना क्या आपको, दो तरीके आपके पास। मैंने कल भी लेक्चर में सिखाया था, ये भी सम जो है वो 2019 का क्वेश्चन है, जनवरी 12 फेज 1 मॉर्निंग सेशन 2019 का क्वेश्चन है। क्या करोगे आप, आपको tan इनवर्स ऑफ x माइनस tan इनवर्स ऑफ y का फॉर्मूला पता है, एक ही फॉर्मूला है उसका। तो tan इनवर्स ऑफ x माइनस tan इनवर्स ऑफ y इज tan इनवर्स ऑफ x माइनस y अपन 1 प्लस xy, ठीक है ना? ये फॉर्मूला है। तो आप इस साइन को भी कन्वर्ट कर रहे हो tan में, इस साइन को भी कन्वर्ट कर रहे हो tan में। Once it get converted into tan, get the answer in terms of tan inverse of x minus y upon 1 plus xy। आपको tan में आंसर आने के बाद आपको यहाँ पे इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। उस tan को आप कन्वर्ट कर लो किसमें, साइन में या कॉस में, और चेक करो कौन सा फॉर्मूला बनेगा यहाँ पे। चलो स्टार्ट करो। आई होप कि आपको ये आंसर आना चाहिए, ठीक है? यू आर ट्राई, ये आंसर आना चाहिए आपको, इजी सम है। जिनको ऐसा नहीं जाना है उनको साइन इनवर्स का फॉर्मूला बता देता हूँ मैं, ठीक है? कल हम लोग ने ऐसा सम किया था, मैंने बोला था tan में कन्वर्ट करना इजी है। जिनको tan में कन्वर्ट नहीं करना, उसके बाद दूसरा ऑप्शन उनके पास ये है कि sin इनवर्स ऑफ x माइनस sin इनवर्स ऑफ y का फॉर्मूला है। sin इनवर्स ऑफ x माइनस sin इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू sin इनवर्स ऑफ x अंडर रूट ऑफ 1 माइनस y स्क्वायर, x अंडर रूट ऑफ 1 माइनस y स्क्वायर माइनस y अंडर रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर। ये फॉर्मूला भी आप यूज कर सकते हो। यहाँ पे x क्या है 12/13 और y क्या है 3/5। तो sin इनवर्स ऑफ x माइनस sin इनवर्स ऑफ y इज sin इनवर्स ऑफ x रूट ऑफ 1 माइनस y स्क्वायर माइनस y रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर। चलो सॉल्व करो इसको। ये कंपाउंड एंगल से बना है, ठीक है? sin a प्लस b माइनस sin a माइनस b। कैसे किया है, बहुत सिंपल है, देखो सुनो। ये sin इनवर्स में यहाँ लाया तो sin हो जाएगा, तो sin a माइनस b, sin a माइनस b इज sin a cos b माइनस cos a sin b। इसको मैंने x लिया, इसको मैंने y लिया, ठीक है? चलो सॉल्व करो अच्छे से।
इतना आंसर या तो फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर लो या तो tan में कन्वर्ट करके सॉल्व कर लो, आंसर आना चाहिए आपको, ठीक है। या तो फॉर्मूला लगाओ या तो tan में कन्वर्ट करके सॉल्व करो। दो मिनट मिलेगा सम के लिए, 2 मिनट बहुत है। सर ऑप्शन डी आ रहा है, ऑप्शन डी, फोर्थ। डी चेक करते हैं, ऑप्शन डी राइट है। आंसर आएगा ऑप्शन डी, परफेक्ट। तो कल तो हमने tan के फॉर्म में कन्वर्ट किया था, आज इस फॉर्मूला को यूज करके कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। आज फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, तो क्या बन जाएगा देखते हैं। दिस इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ x क्या है 12/13 अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर, तो 1 माइनस वाई स्क्वायर क्या आएगा 1 माइनस 9/25, 1 माइनस 9/25, ठीक है। माइनस y कितना है, y मेरा 3/5 अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर कितना आएगा 144/169, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा साइन इनवर्स ऑफ, ये होगा आपका 12/13, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 16/25 को मैं 4/5 लिख सकता हूँ, 4/5 माइनस ये हो जाएगा हमारा 3/5, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कितना आएगा 25/169, तो ये हो जाएगा 5/13, ठीक है। फाइनली सॉल्व करेंगे इसको कितना मिलेगा, साइन इनवर्स ऑफ 48/65 माइनस 15/65 कितना हो जाएगा 33/65, 33/65, ठीक है। तो साइन इनवर्स ऑफ 33/65 एक्चुअली में ऐसा होना चाहिए था π/2 माइनस कॉस इनवर्स ऑफ 33/65, तो ये ऑप्शन तो नहीं आएगा, ये ऑप्शन भी नहीं आएगा क्योंकि π/2 से होना चाहिए, मतलब यहाँ पे कन्वर्ट करना है, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो ये आपका अगर समझो x है तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ऑपोजिट 33 एडजेसेंट 65, ये ट्रिपलेट है 33 56 और 65 का ट्रिपलेट है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ cos इनवर्स ऑफ 56/65, cos inverse of 56/65. This can be written as cos inverse of 56/65, ऐसा लिख सकते हैं। और हमको पता है sin inverse of x plus cos inverse of x क्या होता है π/2. This can finally be written as π/2 minus sin inverse of 56/65, sin inverse of 56/65. क्लियर है? तो कौन सा ऑप्शन आएगा, ऑप्शन डी। पता ना लास्ट का कौन सा, π/2 माइनस ये सर π/2 ये आपका सिंपल फॉर्मूला जो उन्होंने पहले वाले समय में भी यूज किया, Allied sin angle क्या बोल रहे सुनो अच्छे से, साइन इनवर्स ऑफ x प्लस कॉस इनवर्स ऑफ x इक्वल टू π/2, तो कॉस इनवर्स ऑफ x को मैं क्या लिख सकता हूँ π/2 माइनस साइन इनवर्स ऑफ x, बोलो समझा, यस सर अभी समझाइए। क्लियर है। अपना फॉर्मूला पहला वाला साइन इनवर्स ऑफ x प्लस कॉस इनवर्स ऑफ x π/2, tan इनवर्स ऑफ x प्लस कॉट इनवर्स ऑफ x इक्वल टू π/2, सेक इनवर्स ऑफ x प्लस कोसेक इनवर्स ऑफ x π/2, वही वाला कॉन्सेप्ट है, क्लियर ना, अंडरस्टूड ना। यस सर। यस सर। क्योंकि आया आंसर आप tan से भी कन्वर्ट करके ला सकते थे, tan से करते तो tan आता था, फिर tan को आप किसी एक पर्टिकुलर साइन या कॉस में कन्वर्ट करके फिर आप 90 वाला यूज कर सकते थे। अंडरस्टूड सम, हटाऊं 2019 का था।
और कुछ सम्स आप लोग सॉल्व करोगे तो आप लोगों को भी पता चलेगा कि कुछ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। तो जो सॉल्वेबल है, जो रिपीटेशन वाले सम्स है, वो मैं आप लोग को दूंगा करने के लिए। अब मूविंग ऑन नेक्स्ट सम, ठीक है। सम नंबर थर्ड क्या दिया देखो, इफ अल्फा इज इक्वल टू cos inverse of 3/5, if alpha is given as cos inverse of 3/5 and beta is given as tan inverse of 1/3, बीटा कितना दिया है, tan inverse of 1/3, alpha cos inverse of 3/5, beta tan inverse of 1/3, where alpha and beta both lies between 90 to 0, between 90 to 0. Then what is the value of alpha minus beta? We need to get the value of alpha minus beta. ठीक है, if alpha and beta both lies between 0 to 90, what is the value of alpha minus beta? The very first option, sin inverse of 9 by 5 root 10, 9 by 5 root 10. Second option, cos inverse of same angle, 9 by 5 root 10, 9 by 5 root 10. थर्ड है यहाँ पे tan inverse of 9 by 5 root 10, tan inverse of 9 by 5 root 10. और चौथा ऑप्शन भी यहाँ पे सेम ही है, tan inverse में 9 by 14. ठीक है, तो गाइस क्या करेंगे यहाँ पे सुनो, अल्फा दिया है cos इनवर्स ऑफ 3/5, तो cos अल्फा कितना हो जाएगा 3/5, बीटा दिया है tan इनवर्स ऑफ 1/3, तो tan बीटा कितना हो जाएगा 1/3, इतना क्लियर है। तो अब एक काम करो, cos अल्फा 3/5 और यहाँ पे tan बीटा 1/3, आई होप कि इतना समझ में आ रहा है, cos अल्फा 3/5 tan बीटा 1/3। तो अब एक काम करो, आप इसको भी tan में कन्वर्ट कर लो, तो आपके पास tan अल्फा tan बीटा हो जाएगा। तो tan अल्फा tan बीटा का आप कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, tan अल्फा माइनस बीटा। तो tan अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला क्या है, tan अल्फा माइनस tan बीटा अपॉन 1 माइनस tan अल्फा इनटू tan बीटा, tan ए माइनस बी वाला फॉर्मूला ना। cos अल्फा को tan अल्फा में कन्वर्ट करो बाय यूजिंग अ ट्रायंगल, यहाँ से मिलेगा tan अल्फा, यहाँ से मिलेगा tan बीटा, tan अल्फा और tan बीटा को आप एज पर द नीड ऑफ द क्वेश्चन कौन सा फॉर्मूला यूज करने वाले हो, tan अल्फा माइनस बीटा का। तो tan अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला क्या होगा, tan अल्फा माइनस tan बीटा अपॉन 1 प्लस tan अल्फा tan बीटा। यूज द फॉर्मूला, वहां से अल्फा माइनस बीटा आएगा, गेट द आंसर। करो, सॉल्व करो, कोशिश करो, बताओ क्या आएगा आंसर, आंसर निकालो अच्छे से। तो आप लोगों को फॉर्मूला तो बताया मैंने, अभी अच्छे से कवर करो इसको। यूज द फॉर्मूला ऑफ tan अल्फा माइनस बीटा। तो tan अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला क्या है, द फॉर्मूला इज tan अल्फा माइनस tan बीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan अल्फा इनटू tan बीटा। ठीक है, आप क्या कर रहे हैं, यहाँ से आपको मिलेगा cos अल्फा 3/5, cos अल्फा कितना मिलेगा 3/5 हो गया cos अल्फा, और यहाँ से मिलेगा tan बीटा इज इक्वल टू 1/3। ठीक है, कौन सा डिफरेंट बनेगा 4/5, तो अगर tan अल्फा निकालने यहाँ से tan अल्फा कितना बनेगा 4/3। 4/3। चलो यूज द वैल्यू, tan अल्फा 4/3, tan बीटा 1/3। सॉल्व करो अच्छे से, बताओ क्या आएगा आंसर इसका, कौन सा करेक्ट ऑप्शन है।
आया आंसर? सर 9/13 आ रहा है, tan इनवर्स ऑफ 9/13। सर साइन इनवर्स ऑफ 9/5√10 आया, ए ऑप्शन। 9/5। तो ऑप्शन में आपका 9/13 नहीं है, तो आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा इसको। कन्वर्ट करो, जो कौन सा आ रहा है? सर ए ऑप्शन आया, ए। ऑप्शन ए करेक्ट है, राइट है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तो भाई करता हूँ थोड़ा मैं सम पे। तो यहाँ से मेरे को मिलेगा अल्फा माइनस बीटा, अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स हो जाएगा ना, ये tan इनवर्स इधर आ गया, ये tan to tan इनवर्स। tan अल्फा कितना है मेरा 4/3, tan बीटा कितना है मेरा 1/3 डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan अल्फा कितना है मेरा फिर से 4/3 और tan बीटा कितना है मेरा 1/3। ठीक है ना, इतना समझ में आ गया रहेगा। तो therefore we can say that अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ कितना आएगा, ये कट होके 3/3 1 और ये 1 माइनस 4/9 5/9। ठीक है ना। अच्छा ये प्लस आएगा नीचे फॉर्मूला में, प्लस। ठीक है, इधर प्लस आएगा फॉर्मूला में, ऊपर माइनस है तो नीचे प्लस आएगा। ठीक है, तो सर वो ऊपर 9 वाला प्लस, फॉर्मूला नहीं लगेगा ना? हाँ क्या बोल रहा हूँ? tan बीटा, tan इनवर्स दिया है ना? हाँ, तो tan बीटा 1/3 हो जाएगा ना। हाँ सर, समझा समझा। ठीक है, तो ऊपर 1 और नीचे आपको मिलेगा 13/4 13/9 सॉरी, 9/13 हो जाएगा रेसिप्रोकल। तो ये ऑप्शन तो नहीं है, तो tan इनवर्स वाला ऑप्शन गया, ये भी ऑप्शन गया, दो ऑप्शन गया सी और डी। अब हमको दिख रहा है कि tan को ये लिया तो साइन में है तो cos में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये अगर आपका एंगल अल्फा माइनस बीटा है, अगर ये आपका एंगल अल्फा माइनस बीटा है तो tan कितना हो जाएगा, ऑपोजिट बाय एडजेसेंट, तो ऑपोजिट 9 और एडजेसेंट 13 ऐसा कुछ आएगा। ठीक है, तो हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा इसका 81 और 169, 81 और 169 कितना होता है? 250। ठीक है, रूट ऑफ 250। तो रूट ऑफ 250 को मैं क्या लिख सकता हूँ, रूट ऑफ 250 को लिख सकता हूँ 5√10 बराबर 5√10। 25 into 10 तो 5√10। क्लियर है। तो यहाँ से जब कन्वर्ट कर लो, या तो साइन में या तो कॉस में, क्या आएगा आपका आंसर, अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू, कॉस में आंसर आ रहा है क्या, कॉस में 13/5√10 आना चाहिए, साइन में आएगा इसका आंसर। तो tan इनवर्स ऑफ 9/13 कैन बी स्प्लिट अप इनटू 9/5√10। तो बाय यूजिंग ट्रायंगल आपको आंसर ए आएगा। क्लियर है क्लास, समझा? यस सर। यस सर। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तो यूज द फॉर्मूला ऑफ tan इनवर्स ऑफ, आपको ऊपर आप कैसे कन्वर्ट कर रहे हो, cos अल्फा tan बीटा। आप इसको और भी अलग फॉर्म में भी कर सकते थे अगर आपको कंपाउंड एंगल आता है तो, लेकिन सबट्रैक्शन वाला लेना पड़ता, sin a माइनस बी या cos a माइनस बी वाला। ठीक है, उससे भी सॉल्व होता था। हटाओ इसको, 3-3 4 तक तरीके इसके। डन, समझ में आया इसको? यस सर। इसको sin अल्फा माइनस बीटा भी कर सकते थे आप, cos अल्फा माइनस बीटा भी कर सकते थे, फाइनली आपको फिर कन्वर्ट करना पड़ता था। sin अल्फा माइनस बीटा ले तो शायद आपका आंसर डायरेक्टली आ जाता, बट हमको पता नहीं था कि आंसर साइन में आएगा। मूविंग ऑन नेक्स्ट सम। नेक्स्ट सम पे चलते हैं। ये भी 2019 के सम है, फोर्थ सम, ध्यान देना। all x satisfying the inequality, all x satisfying the inequality, satisfying the inequality, inequality क्या है यहाँ पे, cot inverse of x का होल स्क्वायर minus 7 times of cot inverse of x plus 10 greater than 0 lies in interval। कौन से इंटरवल में लाई करता है? इसको ऑप्शन नहीं लिख रहा हूं मैं क्योंकि बड़ा है थोड़ा ऑप्शन, डायरेक्टली सॉल्व करा रहा हूं। ये भी क्वेश्चन 2019 का ही है, जितने क्वेश्चन मैंने अभी तक कराया था 2019 के क्वेश्चंस ही है। ठीक है, सो ऑल x satisfying the inequality cot inverse of x का होल स्क्वायर minus 7 times of cot inverse of x plus 10 greater than 0। इसमें भी inequality, तो इसमें भी वेवी कर्व यूज होगा, बट शायद इसको मैंने आपको लीनियर इनइक्वेशन से भी सिखा सकता हूं, तो मैं कोशिश करता हूं इसको लीनियर इनइक्वेशन से सिखाने का। ठीक है,
तो ध्यान देंगे यहाँ पे कॉट इनवर्स ऑफ x का होल स्क्वायर माइनस 7 टाइम्स ऑफ कॉट इनवर्स ऑफ x प्लस 10 ग्रेटर देन 0। ना यहाँ पे अगर मैंने कॉट इनवर्स ऑफ x को कोई वैल्यू ले लिया, लेट अस से मैंने यहाँ पे कॉट इनवर्स ऑफ x को a ले लिया, ठीक है, तो मेरा इक्वेशन कहीं ना कहीं क्वाड्रेटिक बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा a स्क्वायर माइनस 7a प्लस 10 ग्रेटर देन 0, a स्क्वायर प्लस 7a माइनस 7a प्लस 10 ग्रेटर देन 0, ठीक है। आगे आप क्वाड्रेटिक ना इसको फैक्टराइज करेंगे अगर हम लोग, तो a स्क्वायर माइनस 7a प्लस 10 को हम लोग लिख सकते हैं। फैक्टर क्या बनेगा इसका? -5 एंड -2। तो therefore we are going to get a square minus 5a minus 2a plus 10 greater than 0, ठीक है। पेयरिंग बनाया तो क्या बनेगा? एक बनेगा a minus 5 और एक बनेगा a minus 2 greater than 0। अभी हम लोग ने लीनियर इक्वेशन में पढ़ा था, या हम लोग ने कहीं तो ये टॉपिक किया है, सेट्स में ही किया है शायद, सेट्स में हम लोग ने ये टॉपिक किया था, ठीक है। एक्चुअल में टॉपिक लीनियर इक्वेशन का है, बट इसको सेट्स में दिया था लोगों ने कि अगर x माइनस ए और x माइनस ए और x माइनस बी पॉजिटिव होगा, तो या तो दोनों पॉजिटिव होगा या तो दोनों नेगेटिव होगा। तो यहाँ पे दो केस आएगा, केस 1 और यहाँ पे आएगा केस 2। तो इसको बेबी कर्व से हम लोग 1 मिनट में कर सकते हैं, बट क्योंकि आपको सिखाया नहीं है तो फिर मैं आपको फिलहाल इस पे लेके नहीं जाता हूँ। तो a माइनस बी a माइनस 2 ग्रेटर देन 0। तो अगर मैंने देखा यहाँ से क्या समझ में आ रहा है कि या तो a माइनस बी पॉजिटिव होगा एंड a माइनस 2 पॉजिटिव होगा। देखो जब दो नंबर का प्रोडक्ट पॉजिटिव आता है, या तो दोनों पॉजिटिव होता है या तो दोनों नेगेटिव होता है। या तो a माइनस बी लेस देन 0 होगा एंड a माइनस 2 भी लेस देन 0 होगा, ठीक है। या तो दोनों पॉजिटिव या तो दोनों नेगेटिव, या तो दोनों पॉजिटिव और या तो दोनों नेगेटिव, ठीक है। या तो दोनों, समझा ना, प्लस प्लस भी प्लस होता है, माइनस माइनस भी प्लस होता है। Yes. तो अगर मैंने यहाँ से सॉल्व किया तो क्या मिलेगा? यहाँ से मिलेगा a इज ग्रेटर देन 5 एंड यहाँ से क्या मिलेगा? a इज ग्रेटर देन 2, ठीक है। और यहाँ पे क्या मिलेगा? a इज लेस देन 5 एंड a इज लेस देन 2, ठीक है। तो अगर मैंने इन दोनों में कॉमन निकालना है तो 5 से बड़ा और 2 से बड़ा, तो क्या आएगा आंसर? a इज ग्रेटर देन 5, ठीक है। और यहाँ पे अगर आंसर निकालना है तो क्या हो जाएगा? 2 से छोटा और 5 से छोटा, तो क्या आएगा? a इज लेस देन 5, a इज लेस देन 5, ठीक है। पर लेस देन 2 आएगा, लेस देन 2 आएगा ना सर? हाँ सॉरी, नेगेटिव नहीं है ना, तो a इज लेस देन 2 आएगा, सॉरी गलती हो गई, ठीक है ना। गाइस समझने की कोशिश करना, a क्या है हमारा? a है हमारा cot इनवर्स ऑफ x। तो cot इनवर्स ऑफ x इज ग्रेटर देन 5 और यहाँ पे आएगा cot इनवर्स ऑफ x इज लेस देन 2, ठीक है। यहाँ पे मैं क्लियरली बोल सकता हूँ x इज ग्रेटर देन cot 5, x cot 5 से बड़ा रहेगा, और यहाँ पे बोल सकता हूँ मैं x इज लेस देन cot 2, ठीक है। तो x इज ग्रेटर देन cot 5, तो क्या होगा इसका आंसर? देयरफॉर x कहां से कहां जाएगा? ग्रेटर देन cot का मतलब कहां था? cot 5 टू इंफिनिटी, cot 5 टू इंफिनिटी। और यहाँ पे x इज लेस देन cot 2 मतलब x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू cot 2। सर दोनों को यूनियन में लिख सकते हैं ना? इसमें यूनियन करके, मतलब दोनों यूनियन, हाँ यूनियन आएगा ना बीच में, वही लिख रहा हूँ मैं आगे, यस। दोनों के बीच में यूनियन आएगा। तो आपका आंसर क्या आएगा? माइनस इंफिनिटी टू cot 2 यूनियन cot 5 टू इंफिनिटी। बट आंसर में नहीं दिया है, आंसर में रॉन्ग दिया है। क्या रॉन्ग हो गया यहाँ पे? आंसर में दिया आपको माइनस, आंसर में ये दिया देखो, माइनस इंफिनिटी टू cot 5 यूनियन cot 2 टू इंफिनिटी, ऑप्शन में ये दिया है। तो एक काम करते हैं, समझना थोड़ा अच्छे से। गाइज आपसे मैं कुछ पूछूं तो मेरे को बताना,
cot 2 का वैल्यू क्या रहेगा और cot 5 का वैल्यू क्या रहेगा, आपको ये निकालना पड़ेगा पहले। अगर ये समझ में आया तो आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि अगर ये नहीं सिखाता ना मैं तो फिर आपको आंसर समझ में नहीं आएगा। दिस इज द आंसर। cot 5 और cot 2 हमको पता होना चाहिए यहाँ पे कि cot 2 बड़ा है, cot 5 छोटा है, ठीक है। कैसे समझ में आया देखते हैं, अच्छे से ध्यान देते हैं। इसका ग्राफ बनाना पड़ेगा फिर मुझे आपको अच्छे से समझाने के लिए। तो आपको ये दिख रहा होगा अच्छे से, ठीक है। इसको मैं बेबी कर्व में ट्राई करता हूँ सिखाना। क्या करना होता है देखो गाइस, सबसे पहले सुनो, इसके फैक्टर्स लेने होते हैं। तो इसके फैक्टर्स क्या है, एक a-5 और एक a-2। तो a-5 और a-2 को अगर मैंने 0 से इक्वेट किया तो a-5 0, तो क्या मिलेगा 5, a इज इक्वल टू 5, और a-2 0, तो a क्या मिलेगा 2। तो दो वैल्यू मिला आपको 2 और 5। तो आप क्या करते हो, यहाँ पे नंबर लाइन पे 2 और 5 प्लॉट करते हो और यहाँ पे आप इसको डिवाइड करते हो, डिवीजन करते हो, सेगमेंटेशन करते हो, ठीक है। हमेशा इंफिनिटी से जो भी वैल्यू आता है वो पॉजिटिव आता है, पॉजिटिव। फिर हम लोग हर एक इंटरवल में साइन चेंज करते हैं, प्लस माइनस प्लस। अब आपका ये वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 मतलब क्या होगा, पॉजिटिव। तो इसका आंसर आएगा पॉजिटिव सेक्शन में, इधर से लेके इधर तक। इसको बोलते सर हैं बेबी। नहीं समझा। रिपीट करो। इसके लिए पूरा लेक्चर लगेगा एक, ठीक है। मैं बात करता हूँ तरह से, चलो ठीक है। मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ, उस पर ध्यान देना। ए का वैल्यू क्या है, ए का वैल्यू है cot इनवर्स ऑफ x। तो ये हो जाएगा आपका cot इनवर्स ऑफ x, डायरेक्टली करो चलेगा। यहाँ से आपको मिलेगा a इज इक्वल टू 5 पहला, एक मिलेगा आपको यहाँ से cot इनवर्स ऑफ x माइनस 5, और दूसरा मिलेगा आपको cot इनवर्स ऑफ x माइनस 2 ग्रेटर देन 0, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी केस बनाएंगे। पहला केस दोनों पॉजिटिव होगा, या तो cot इनवर्स ऑफ x माइनस 5 ग्रेटर देन 0 होगा, या तो cot इनवर्स ऑफ x माइनस 2 ग्रेटर देन 0 होगा, केस 1। और केस 2 क्या बनेगा, केस 2 बनेगा कि या तो cot इनवर्स ऑफ x माइनस 5 लेस देन 0 होगा, और यहाँ पे भी cot इनवर्स ऑफ x माइनस 2 लेस देन 0 होगा, ठीक है। इतना समझ में आ जाएगा सबको। तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, यहाँ से आपको सॉल्व करके मिलेगा cot इनवर्स ऑफ x ग्रेटर देन 5, so x इज ग्रेटर देन cot 5, और यहाँ पे क्या मिलेगा, x इज ग्रेटर देन cot 3, x इज ग्रेटर देन cot 2, ठीक है। इधर क्या मिलेगा सॉल्व करके, x इज लेस देन cot 5, और यहाँ पे क्या मिलेगा, x इज लेस देन cot 2, ठीक है। अब हमको ना ये पता होना चाहिए कि cot 5 बड़ा है कि cot 2 बड़ा है। तो अगर ये समझ में आएगा तो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। cot 5 बड़ा है कि cot 2 बड़ा है, इसलिए आपको ग्राफ बनाना पड़ेगा, किसका, cot का ग्राफ बनाना पड़ेगा। तो बोर्ड पे ध्यान देना अच्छे से, मैं cot का ग्राफ बनाने जा रहा हूँ यहाँ पे आपको समझाने के लिए, ठीक है। तो वी नो दैट दिस इज 0, ठीक है। cot का वैल्यू पाई पे सेगमेंट होता है, तो पाई इधर आएगा पाई, और इधर आएगा आपका 2 पाई, ठीक है। cot का ग्राफ कुछ ऐसा आता है, ठीक है। cot 90 0, cot 3/2 0, ठीक है। ऐसा कुछ होता है, समझना कोशिश करना, ठीक है। अब ये किसका ग्राफ है, ये cot इनवर्स ऑफ x का ग्राफ है ना, समझना अच्छे से, ठीक है। तो cot 90 और cot कितना आएगा, cot 90 और cot 90, cot पाई, cot 3/2 और cot 2 पाई। हमको यहाँ पे ना cot 5 को और cot 2 को प्लॉट करना है। इसको cot 5 को और cot 2 को, cot 5 को प्लॉट करना है और cot 2 को प्लॉट करना है। प्लीज 1 मिनट वेट कर लो, 2 मिनट रुको। तो cot 2 किधर आएगा, देखो cot इनवर्स ऑफ x सीधा आता था 1 पे, ठीक है। तो cot 2 किधर आएगा, अगर आप अच्छे से देखोगे तो cot 2 आपका किधर लाई करेगा, आपको ये समझ में आना चाहिए, x इज इक्वल टू cot 2। तो cot 2 कहाँ लाई करेगा, ऑब्वियसली यहाँ पे थोड़ा सा इधर cot 2 लाई करेगा, क्योंकि 1 यहाँ पे है, यहाँ cot 2 देखो आपको पाई पता होना, पाई कितना है, पाई 3.14 है,
बोलो बराबर है। यस तो π/2 कितना हो जाएगा 1.57, एग्री करते हो? यस तो 2 किधर लाई करेगा, 1.57 से आगे लाई करेगा ना, समझ में आया कि यस नहीं? समझा समझा। ये वैल्यू क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। प्लीज समझना cot 2 क्या है, नेगेटिव है। कैसे पता चला नेगेटिव है, नीचे की तरफ लाई कर रहा है ना ये, देखो यस ना। सर इसका जो आपको रेंज मिलेगा इधर मिलेगा, तो नेगेटिव वैल्यू मिलेगा। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस यस सर। अगर मैं cot 5 का बात करूं तो cot 5 किधर लाई करेगा ना, 3π/2 कितना होता है, 3 into 1.57, तो 4.71 कुछ हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी इधर लाई करेगा, ये वैल्यू भी नेगेटिव है। तो इन दोनों में, इन दोनों की दोनों वैल्यू नेगेटिव है। ये हो जाएगा आपका cot 2, ये पहला वैल्यू हो जाएगा cot 2 और ये वैल्यू हो जाएगा आपका cot 5, ठीक है। तो दोनों की दोनों वैल्यू नेगेटिव है, cot 5 भी नेगेटिव है, cot 5 भी नेगेटिव है और cot 2 भी नेगेटिव है। तो नेगेटिव में जो सबसे छोटा होता है वो बड़ा होता है एक्चुअली, cot 2 बड़ा है। बोलो हाँ या ना? यस यस सर। तो इन दोनों का आंसर क्या आएगा, x is greater than cot 5, x is greater than cot 2। तो दोनों में बड़ा कौन है, cot 2। तो कॉमन छोटा वाला होता है ना हमेशा, आया ना, समझ में आ रहा है? यस यस सर आंसर क्या आना चाहिए, x is greater than cot 5। छोटा वाला कॉमन होना चाहिए ना। ऐसा प्लॉट करते हैं इसको, देखते हैं यहाँ पे, ध्यान देना। तो ये -5, सॉरी ये cot 5 नेगेटिव है, पहला cot 5 आएगा, बाद में cot 2 आएगा, ठीक है, ठीक है। cot is greater than cot 5, तो ये यहाँ पे और यहाँ पे, तो इसका आंसर क्या आना चाहिए, ग्रेटर देन है ना, तो इसका आंसर आना चाहिए x is greater than cot 2। नेगेटिव है ना, तो छोटा वाला आएगा। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्लियर है, नहीं समझा? यस सर नेगेटिव है वैल्यूज गाइस, ये इसको मान लो ये -3 और ये -2 है, एग्री, बड़ा -2 है, तो कॉमन क्या रहेगा नेगेटिव में, राइट साइड वाला, तो cot 2। क्लियर है, ये समझा सबको पक्का, आया ना? यस यस सर। सर ठीक है। सेम भी अगर मैं यहाँ पे ये वाला निकालू, सेकंड वाला, तो सेकंड वाले में लेस देन है, लेस देन भी छोटा आएगा, तो छोटे में क्या आएगा, x is less than cot 5, ठीक है। तो अगर मैं केस 1 को कन्वर्ट करूं और केस 2 को कन्वर्ट करूं तो क्या मिलेगा हमको, x is less than cot 5 मतलब क्या हो गया, x is less than cot 5 मतलब क्या हो गया कि ये -∞ to cot 5 आ जाएगा, ठीक है। और x is greater than cot 2 मतलब क्या होगा, ये cot 2 से इंफिनिटी आ जाएगा, cot 2 to infinity। So this is the perfect interval, -∞ to cot 5 यूनियन cot 2 to infinity। ये इसलिए ऐसा हुआ क्योंकि ये वैल्यूज नेगेटिव है। कैसे पता चला नेगेटिव है, डाउन साइड लाई करता है, नेगेटिव y एक्सिस पे इसका y लाई करता है, ठीक है। सर लास्ट पार्ट रिपीट कर दो ना होता तो 1 मिनट में सिखा देता मैं। बोलो हाँ, बोलो क्लियर करो। यस सर सर लास्ट पार्ट एक बार रिपीट कर दो ना। लास्ट पार्ट ये वाला, यस सर ठीक है। तो देखो ना, यहाँ पे समझने की कोशिश करो कि x is less than cot 5। तो अगर मैंने नंबर लाइन बनाया, यहाँ पे cot 5 आएगा और यहाँ पे cot 2 आएगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या मिला, x is greater than cot 2, तो cot 2 से बड़ा, और यहाँ पे क्या आएगा, x is less than cot 5, तो cot 5 से छोटा, ठीक है। इधर आता है आपका -∞ और यहाँ पे आता है आपका इंफिनिटी। तो कहाँ से कहाँ पर आएगा आंसर, -∞ to cot 5 यूनियन cot 2 to infinity। यहाँ पे यही लिखा था, x belongs to, कहाँ से कहाँ पे आएगा आंसर, -∞ to cot 5, -∞ to cot 5 यूनियन cot 2 to infinity, यूनियन cot 2 to infinity। क्लियर है, समझा अभी? यस सर यस सर ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका सुनकर फटाफट। तो ये इंटरवल वाला क्वेश्चन था। नेक्स्ट लेक्चर में मैं बात करूंगा सर से कि हम लोग का 2 टॉपिक पेंडिंग है, फंक्शन भी और वेवी कर्व भी, दोनों कराऊंगा मैं, हटा रहा हूँ इसको, ठीक है। सब क्लियर है, ये भी 2019 का क्वेश्चन है, ठीक है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट सम। नेक्स्ट सम हमारा डेरिवेटिव पे है, बट क्योंकि इसमें भी हम लोग को इनवर्स फंक्शन दिया है तो हम लोग ये वाला ट्राई करते हैं। सम नंबर 5, इफ f dash of x, इजी सम है, ज्यादा हार्ड नहीं है। इफ f dash of x is equal to tan inverse of, if f dash of x is equal to tan inverse of, if f dash of x is equal to tan inverse of sec x plus tan x,
ये आपको दिया है इफ f dash of x is equal to tan inverse of sec x plus tan x, x जो है ये tan के डोमेन में रेंज में लाई करता है -90 to 90, -90 to 90, x belongs to -90 to 90. आगे दिया है f of 0 is 0, f of 0 is 0, then the value of f of 1 is f of 0 is 0, f of 0 is 0 means when x is 0 y is 0, then the value of f of 1 is, so we need to find value of f of 1 is, f of 1 का आंसर चाहिए, ठीक है। इसका ऑप्शन था आपके पास, the very first option is pi minus 1 by 4, सेकेंड ऑप्शन है इसका pi plus 1 by 4, थर्ड ऑप्शन है इसका pi plus 1 by 2, और फोर्थ ऑप्शन है 0, ठीक है। तो ये आपको डेरिवेटिव दिया है f dash of x, और आपको यहाँ से डेरिवेटिव्स को फंक्शन में कन्वर्ट करना है। तो इजी सा सम है, डेरिवेटिव को फंक्शन में कन्वर्ट करना मतलब इंटीग्रेट करना पड़ेगा बोथ द साइड्स, ठीक है। तो f dash of x is equal to tan inverse of sec x plus tan x। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, इसको पहले फंक्शन को सिंप्लीफाई करते हैं और यहाँ से हम लोग f of x निकालते हैं, ठीक है। तो f dash of x is equal to tan inverse of sec x plus tan x हमारा क्वेश्चन है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखो। तो f dash of x को रहने देते हैं ऐसे, f dash of x is equal to tan inverse of, क्या आएगा, tan inverse of आएगा sec x plus tan x, ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। Now tan inverse को रहने दो ऐसे, in place of sec x हम लोग लिख सकते हैं 1 by cos x, और in place of tan x लिख सकते हैं sin by cos x। तो ये हो जाएगा हमारा 1 plus sin x by cos x, 1 plus sin x divided by cos x। ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व सिंपलीफाई हो जाएगा, ठीक है, f dash of x। Now 1 plus sin x और नीचे cos x है, कहीं ना कहीं इसको सिंपलीफाई करके tan में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि बाहर tan है तो अंदर भी tan चाहिए। तो कैसे लिखेंगे इसको देखो, दिस इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ, गाइस आप 1 को क्या लिख सकते हो, आप 1 को लिख सकते हो, लिखना ही पड़ेगा यहाँ पे, 1 को लिख सकते हो आप cos थीटा बाय 2 प्लस sin थीटा बाय 2 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। 1 क्या रहेगा, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, तो इसको मैं लिख सकता हूँ ना cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा बाय 2, आइडेंटिटी, और sin x हाफ एंगल फॉर्मूला बन जाएगा। तो हाफ एंगल फॉर्मूला क्या है इसका, इसका हाफ एंगल फॉर्मूला है 2 sin थीटा बाय 2 डॉट cos थीटा बाय 2, और डिनोमिनेटर में क्या आएगा cos x। cos x को क्या लिख सकता हूं मैं, cos x का फॉर्मूला हाफ एंगल का cos स्क्वायर x बाय 2, पहला फॉर्मूला, माइनस sin स्क्वायर x बाय 2, माइनस sin स्क्वायर x बाय 2, ठीक है, ये कन्वर्शन आ गया हमारे पास। ना ऊपर बनेगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो a प्लस b द होल स्क्वायर, नीचे बनेगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो आपका काम मिलेगा सॉल्व करके tan इनवर्स ऑफ, आप लिखोगे इधर ऊपर cos थीटा बाय 2 प्लस sin थीटा बाय 2 का होल स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में क्या आएगा आपके पास, डिनोमिनेटर में आएगा ऊपर x नीचे थीटा, ऐसा नहीं चलेगा, इधर भी x ही चाहिए, फॉर्मूला लिख दिया था मैंने, तो यहाँ पे भी x ही चाहिए, ये भी x होगा और ये भी x होगा, ठीक है। यहाँ पे कितना आएगा cos स्क्वायर x बाय 2 माइनस sin स्क्वायर x बाय 2, ठीक है। तो आप देख रहे हो cos स्क्वायर x बाय 2 और sin स्क्वायर x बाय 2 को मैं तोड़ के क्या लिख सकता हूँ, cos x बाय 2 प्लस sin x बाय 2 और cos x बाय 2 माइनस sin x बाय 2, तो a माइनस b a प्लस b, तो a प्लस b कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली व्हाट वी आर लेफ्ट विद, हम लोग क्या मिलेगा tan इनवर्स ऑफ, ऊपर बचेगा आपके पास cos x बाय 2 प्लस sin x बाय 2, और नीचे क्या बचेगा आपके पास cos x बाय 2 माइनस sin x बाय 2, ठीक है। अगर भी समझ में आया, a प्लस बी कैंसिल हो गया, ठीक है। अगर इसको मैंने थ्रू आउट कॉस से डिवाइड किया, थ्रू आउट अगर मैंने इसको कॉस से डिवाइड किया तो क्या बचेगा 1 प्लस tan x बाय 2 और यहाँ पे 1 माइनस tan x बाय 2, तो आपको क्या मिल रहा है, therefore f dash of x, ध्यान देना अच्छे से, therefore f dash of x is equal to tan inverse of, f dash of x equal to tan inverse of 1 plus tan x by 2 divided by 1 minus tan x by 2,
क्लियर है? श्योर समझा? आप 1 को tan पाई बाय 4 लिख सकते हो, आया ना? तो क्या हो जाएगा आपका आंसर? ये tan इनवर्स ऑफ 1 को आप tan पाई बाय 4 लिखो, तो tan पाई बाय 4 प्लस tan x बाय 2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस, यहाँ पे भी हम लोग को फॉर्मूला बनाना पड़ेगा, tan पाई बाय 4 इंटू tan x बाय 2, tan पाई बाय 4 इंटू tan x बाय 2। क्लियर है? तो ये बन जाएगा tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। ठीक है, तो कितना आ जाएगा आपका आंसर? देखो tan इनवर्स ऑफ, ये फॉर्मूला बन जाएगा आपका tan a प्लस b का, तो tan a प्लस b कितना आएगा? पाई बाय 4 प्लस x बाय 2। तो फाइनली tan और tan गेट कैंसिल, तो आपको कितना मिलेगा? f डैश ऑफ x आपको कितना मिलेगा? f डैश ऑफ x मिलेगा आपको पाई बाय 4 प्लस x बाय 2। तो आपको डेरिवेटिव मिल गया सॉल्व करके। डेरिवेटिव कितना है आपके पास? पाई बाय 4 प्लस x बाय 2, पाई बाय 4 प्लस x बाय 2। अब आपको डेरिवेटिव को हटाना है तो क्या करना होगा? इंटीग्रेट। तो ऑन इंटीग्रेटिंग, डेरिवेटिव को हटाने के लिए इंटीग्रेट करना पड़ता है, तो ऑन इंटीग्रेटिंग क्या हो जाएगा? f डैश ऑफ x हट के f ऑफ x हो जाएगा। f ऑफ x इज इक्वल्स टू, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन क्या है? x, तो पाई बाय 4 x हो जाएगा ये, और हाफ को बाहर निकाला तो x का इंटीग्रेशन क्या आएगा? x स्क्वायर बाय 2, तो हाफ इंटू x स्क्वायर बाय 2 इज फाइनली x स्क्वायर बाय 4 प्लस कांस्टेंट। ठीक है, इतना समझ में आ गया? तो f ऑफ x इज इक्वल टू पाई बाय 4x प्लस x स्क्वायर बाय 4 प्लस c। ना हमको f ऑफ 0 क्या दिया है? 0, तो f ऑफ 0 0 दिया, तो f ऑफ 0 कितना आ जाएगा? 0 प्लस c, एंड देयरफॉर वी कैन से दैट c कितना हो गया? c हो गया हमारे पास कितना? f ऑफ 0 0 है ना, तो c भी 0 आ जाएगा, तो c कितना हो गया? 0। तो इंटीग्रेटिंग का नहीं समझा आपको बेसिक है ये तो, कि अगर आपने फॉर्मूला यार सिंपल सा, डेरिवेटिव को हटाने का तो इंटीग्रेट किया जाता है ना। मैं सिखाता हूँ। आप सबको पता है ना कि डेरिवेटिव को, इंटीग्रेशन को एंटी डेरिवेटिव बोलते हैं, पढ़ा है सबने? यस इंटीग्रेशन हुआ नहीं क्या अभी तक? नहीं सर, सिर्फ डेरिवेटिव चल रहा है। हाँ, तो बेसिक तो 11 में पढ़ा रहेगा ना थोड़ा बहुत। देखो मैं सिखाता हूँ, सुनो। यस सर मैं सिखाता हूँ। व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ sin x? डेरिवेटिव ऑफ sin x इज cos x। ठीक है, वैसे ही अगर इसको उल्टा किया, व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ cos x? तो इंटीग्रेशन ऑफ cos x इज sin x। क्या हो गया? जब जैसे मैंने इंटीग्रेट किया बोथ द साइड्स, तो इंटीग्रेट और डेरिवेटिव दोनों आपस में कैंसिल हो गए, तो आंसर क्या बचेगा? sin x। देखो एक बार फिर से देखो, डेरिवेटिव ऑफ sin x इज cos x, इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड्स। as soon as we do integration on both the sides, integration और derivative cancel हो गया, because integration is known as anti derivative, negative opposite होता है derivative का। तो integration of cos x is sin x. So whenever we have to remove derivative, we have to integrate on both the sides. ये आप पढ़ोगे इंटीग्रेशन में, ठीक है? तो हम लोग को जब भी डेरिवेटिव हटाना होता है तो हम लोग क्या करते हैं? इसको इंटीग्रेट करते हैं। अगर समझो यहाँ पे f डबल डैश ऑफ x होता तो 2 बार इंटीग्रेट करते हैं इसको। एक बार इंटीग्रेट करते तो f डैश ऑफ x आता, और दूसरी बार करते तो f ऑफ x आता। आ रहा है समझ में? पक्का? यस सर whenever, अच्छा हाँ, आप लोग को इंटीग्रेशन में नहीं सिखाया ना, मैं डायरेक्टली फॉर्मूला सिखा रहा हूँ, सॉरी। तो गाइस एक्चुअल में मैं बता दूं, इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट इज x। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ k कांस्टेंट है ना, तो कांस्टेंट बाहर निकलेगा तो क्या बचेगा? इंटीग्रेशन ऑफ 1। सुनना है, पे ध्यान देना, इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट, कांस्टेंट बाहर निकलेगा तो अंदर क्या बचेगा? इंटीग्रेशन ऑफ 1। और इंटीग्रेशन ऑफ 1 क्या होता है? x। x raised to 0, तो x का डेरिवेटिव 1 है, तो 1 का इंटीग्रेशन x होगा। ठीक है, सेम वे इंटीग्रेशन ऑफ x क्या होगा? इंटीग्रेशन ऑफ x होगा x स्क्वायर बाय 2। पहले ये लिख लो, पहले ये समझ लो, फिर आगे बताता हूँ। पहले ये समझ लो, क्योंकि ये मैं डायरेक्टली सिखा रहा हूँ तो आपको समझ में नहीं आएगा। इंटीग्रेशन ऑफ 1 इज x, इंटीग्रेशन ऑफ x इज x स्क्वायर बाय 2। देखो लगा इंटीग्रेशन हो गया रहेगा आपको, तो ठीक है, नहीं हुआ तो मैं आपको बता देता हूँ डायरेक्टली। तो जैसे इसको इंटीग्रेट किया, ऑन इंटीग्रेटिंग, जैसे इसको इंटीग्रेट किया क्या हो जाएगा? f डैश ऑफ x f ऑफ x हो जाएगा। f डैश ऑफ x क्या हो जाएगा? f ऑफ x। पाई बाय 4 कांस्टेंट है, कांस्टेंट बाहर निकलेगा तो क्या बचेगा? इंटीग्रेशन ऑफ 1। इंटीग्रेशन ऑफ x 1 कितना होता है? x। फिर आपको पता है हाफ बाहर निकलेगा, x का इंटीग्रेशन कितना होता है? x स्क्वायर बाय 2। तो x स्क्वायर बाय 2 और पहले से हाफ बाहर था तो कितना हो जाएगा? x स्क्वायर बाय 4 आएगा प्लस कांस्टेंट। दिस कांस्टेंट स्टैंड्स फॉर कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सब सीखोगे आप आगे चल के, फिलहाल आप इतना याद रखो। अभी आपको यहाँ पे दिया f ऑफ 0 इज 0, तो अगर f ऑफ 0 0 है
तो एफ ऑफ 0 0 है, तो 0 पुट करेंगे एक्स की जगह पे, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा और ये सी हो जाएगा। एफ ऑफ 0 कितना दिया है, 0 दिया है, तो आपको कांस्टेंट कितना मिलेगा, सी का वैल्यू 0 मिलेगा। तो वी विल गेट सी इज इक्वल टू 0। बट हमको क्या फाइंड करना था, हमको फाइंड करना था एफ ऑफ 1। स्क्रीनशॉट लो इसका फटाफट। हमको क्या फाइंड करना है, हमको फाइंड करना है एफ ऑफ 1। क्या फाइंड करना है, एफ ऑफ 1। स्क्रीनशॉट लो, बताता हूं आगे। वी नीड टू Yes, फाइंड sir. एफ ऑफ 1। क्या करेंगे हम लोग, एफ ऑफ 1 के लिए वैल्यू एक्स पे 1 डालेंगे। क्लियर है? तो हम Yes. लोग को दिख रहा है कि एफ ऑफ एक्स कितना है हमारा एफ ऑफ एक्स कितना है, देखो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स हो जाएगा हमारा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू पाई बाय 4x प्लस एक्स स्क्वायर बाय 4 प्लस सी। ये मेरा एफ ऑफ एक्स है, मेरे को एफ ऑफ 1 चाहिए। तो एफ ऑफ 1 कितना आएगा, therefore we can say that f of 1 is equal to, क्या करेंगे हम लोग, x के जगह पे 1 डालेंगे, तो क्या हो जाएगा, ये पाई बाय 4 into 1 प्लस 1 बाय 4 और c 0 का आएगा। वैल्यू है। यस, ठीक है, फाइनल आंसर कितना आएगा, पाई प्लस 1 बाय 4, पाई प्लस 1 बाय 4, ऑप्शन बी। समझा सबको? नहीं समझा पूछो, कुछ नहीं समझा तो ये कन्वर्जन तो आप लोगों ने किया है, 11th में भी किया है। sec x plus tan x कितना होता है, tan pi plus pi by 4 plus x by 2। डायरेक्ट फॉर्मूला भी है इसका, डायरेक्टली sir. मैंने फॉलो के बताया। sec x plus, ठीक है, sec x plus tan x का फॉर्मूला डायरेक्टली हो। क्लियर है, समझा आया ना? Yes, sir. सर। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका फटाफट। तो आज के लेक्चर में जो भी सम्स किया हम लोगों ने 2019 के क्वेश्चन से, आई होप कि आपको क्लियर हुआ 2019 का क्वेश्चन। ठीक है, तो लगभग हम लोगों ने 5 सम्स जो किए, आप लोगों को शायद समझ में आ रहेगा अच्छे से ना। Yes, sir. तो आगे का सम थोड़ा देखते हैं क्या है। तो गाइस हम लोग को ये चैप्टर में अभी और 2 चीज पढ़ना है। सबसे पहले हम लोग को कॉन्सेप्ट ऑफ फंक्शंस पढ़ना पड़ेगा। फंक्शन कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा मैं, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ नेक्स्ट लेक्चर में थोड़ा बहुत फंक्शंस पढ़ाने का। देखो पहले इतना बताओ, 11th में फंक्शन हो गया क्या, पहले ये क्लियर करो। Yes. Yes. तो 11th में आप लोगों का फंक्शन होगा तो आपको सब कुछ आता ही रहेगा ना। फंक्शन के टाइप्स क्या होता है, कांस्टेंट फंक्शन, पीसवाइज फंक्शन, हॉरिजॉन्टल लाइन से कैसे टेस्ट करते हैं, वर्टिकल लाइन से। सर ऑनटो पहचानने में कैसा समझ में नहीं आता, ऑनटो और इनटू कैसे? ऑनटू और इनटू कैसे निकालते हैं ये बताना है। यस। तो मैं देखता हूँ 2 मिनट में ट्राई करता हूँ, अगर आपको समझा पाया तो समझाता हूँ। देखो फंक्शंस के 4 टाइप्स होते हैं, एक होता है 1 to 1, एक होता है many to 1, एक होता है ऑन टू, एक होता है इनटू। तो आपको फिलहाल मैं ऑन टू और इनटू बता रहा हूँ। ठीक है, मान लो कि ये सेट ए है और ये सेट बी है, और ए इज अ फंक्शन टू बी, या इसको ऐसा लिखते हैं एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। ठीक है, अब मान लो कि यहाँ पे एलिमेंट है ए बी और सी, और यहाँ पे एलिमेंट है 1 2 और 3। जो क्या फर्स्ट केस। अभी सेकंड केस लेते हैं हम लोग। सेकंड केस, a is a function of b। यहाँ पे ले लिया मैंने a b c, और यहाँ पे ले लिया मैंने सेम 1 2 3। ठीक है, अब मैं ऑन टू और इनटू को डिफरेंशिएट करता हूँ यहाँ पे। तो ऑन टू क्या होता है और इनटू क्या होता है। तो यहाँ पे देखो a is mapped with 1, b is mapped with 2, c is mapped with 3। यहाँ पे अलग है, a is mapped with 1, b is mapped with 2 and c is also mapped with 2। c भी 2 से मैप्ड है। सो गाइस मैं क्या बोल रहा हूँ, हम लोग ना सेट ए को ना समझने के लिए बोल रहे हैं। इसको मैं बोलता हूँ सोल्जर्स का सेट, और इसको मैं बोलता हूँ टेररिस्ट का सेट। समझाने के लिए बोल रहा हूँ कि याद रहेगा। ठीक है, और यहाँ पे भी सेम ऐसे ही ये सोल्जर्स और टेररिस्ट। अगर आपके पास सेट बी में एक भी टेररिस्ट नहीं बच रहे, सबके सब मर गए, तो इसको बोलेंगे ऑन टू। और अगर आपके पास सेट बी में एक भी टेररिस्ट बच रहा है तो वो बन जाएगा इनटू। तो ये हो जाएगा आपका ऑन टू फंक्शन। यस सर, समझा। हो जाएगा आपका इनटू फंक्शन, वेरी सिंपल। ठीक है, अच्छा सर ये वो ऑन टू के साथ साथ 1 to 1 भी है। ये ऑन टू के साथ साथ 1 to 1 भी है, 1 to 1 भी है। और ये इनटू के साथ मैनी टू 1 भी है। Many too. अब इसका डेफिनेशन देखो, सुनो इसका डेफिनेशन देखो, पहले सुनो अच्छे से। इसको ना जो सेट बी में होता है ना, इसको हम लोग इमेज बोलते हैं। सेट बी के अंदर जो वैल्यूज होता है उसको हम लोग इमेज बोलते हैं, और सेट ए के अंदर जो होता है उसको हम लोग प्री इमेज बोलते हैं। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन क्या है, इसके 3-4 डेफिनेशन है। इसके पहला डेफिनेशन सुनो, a function is said to be an onto function if every element of set B is mapped with some element of set A। ठीक है, सेट B के जितने एलिमेंट्स है वो सेट A के किसी ना किसी एलिमेंट के साथ मैप करेगा।
ठीक है, मेरी बात समझ में आई? A function is said to be onto function is every element of set B. Set B के सब element. If every element of set B is mapped with some element of set A. बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्लियर है? Yes, sir. सेट बी का सब एलिमेंट किसी ना किसी का इमेज होना चाहिए। दूसरा डेफिनेशन, आपको पता है रेंज एंड कोडोमेन में फर्क क्या है? सेट ए को डोमेन बोलते हैं, सेट बी को कोडोमेन बोलते हैं। ऑनटू फंक्शन में रेंज और कोडोमेन सेम होता है बिकॉज़ पूरा का पूरा सेट भी आपका ऑक्यूपाइड होता है। तो अ फंक्शन सेट टू बी ऑनटू फंक्शन इफ रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन। बोलो समझ में आया? रेंज इज इक्वल टू Yes, sir. Code on ऐसा बोलेंगे a function is said to be onto function if every image has a pre-image. If every element of set B has a pre-image in set A. बोलो समझ में आ रहा है? तीन डेफिनेशन बताया मैंने। Yes, sir. अभी इसको इंटू कैसे पढ़ेंगे? A function is said to be an into function if there is at least one element in set B which does not have a pre-image in set A. फिर से सुनो, टाई किया। A function is said to be as into function if a function is said to be as into function if there is at least one element in set B which does not have a pre-image in set A. समझ में आ रहा है? एक एलिमेंट कम से कम चाहिए सेट बी के अंदर जिसका प्री इमेज नहीं है या रेंज और कोडोमेन इक्वल नहीं होता है। यहाँ बोलो क्लियर है? थोड़ा बहुत ऑन टू इनटू। Yes, sir. Yes, sir. अभी वन टू वन फंक्शन को हम लोग इंजेक्टिव बोलते हैं और ऑन टू फंक्शन को हम लोग सर्जेक्टिव बोलते हैं। और जो फंक्शन दोनों होता है, जैसे अभी ये दोनों है, तो इसको बोलेंगे हम लोग बाइजेक्टिव। और इनवर्स होने के लिए फंक्शन बाइजेक्टिव होना बहुत जरूरी है। बोलो समझ में आया कि नहीं? यस सर। बाइजेक्टिव होना बहुत जरूरी है। सर मैंने बताओ ना, ये मैनी टू वन ही है ना, सामने देखो ना, दो एलिमेंट एक एलिमेंट के साथ लिंक कर रहा है, तो मैनी टू वन नाम से समझ में आ रहा है ना? यस ये हमने सर। थोड़ा बहुत लोअर इसमें भी किया है, सीएस में भी किया रहेगा प्रैक्टिकल में। मैनी टू वन दो सर एलिमेंट मैनी टू वन आ रहा है समझ में? पॉलिनोमियल तो 1 1 है या इनटू है, कैसे समझना है? कोई भी पॉलिनोमियल दिया रहेगा हाँ, तो उसको 1 1 है या इनटू कैसे करना है? तो उसका ग्राफ बनाना पड़ता है, समझा? उसका ग्राफ बनाना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि आपको एक्स स्क्वायर दिया है, ठीक है? तो आप अगर एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनाओगे तो आपको ऐसा बनेगा स्क्वायर फंक्शन, ठीक है? तो आपको यहाँ पे चेक करना होगा कि देखो फंक्शन में क्या होता है ना, हर एक एक्स के लिए एक ही वाई होना चाहिए। अगर एक एक्स के लिए दो वाई हो रहा है तो वो फंक्शन नहीं है। एक एलिमेंट अगर दो के पास जा रहा है तो वो फंक्शन नहीं है। यूनिक एलिमेंट होना चाहिए, एक एलिमेंट के साथ ही जुड़ना चाहिए। तो यहाँ पे देखो, आपको एक्स एक्सिस पे कहीं पे भी वैल्यू लो, आपको एक यूनिक वाई मिलेगा। वर्टिकल टेस्ट बोलते हैं इसको। अगर मैंने एक्स का वैल्यू 2 लिया तो वाई भी 2 मिलेगा। अगर एक्स का वैल्यू -2 लिया तो वाई अलग मिलेगा। तो वी आर गेटिंग फॉर एवरी एक्स देयर इज यूनिक वाई। तो ये फंक्शन है। इफ एवरी एक्स हैज अ यूनिक वाई इट इज अ फंक्शन, ठीक है? तो वो फंक्शन जो आप बोल रहे हो ना पॉलिनोमियल, उसका आपको ग्राफ बनाना पड़ेगा, फिर ग्राफ से चेक करना पड़ता है क्या है कैसा है। यस ठीक है? तो ये इंट्रोडक्शन था। मैं कोशिश करूंगा आपको नेक्स्ट लेक्चर में थोड़ा बहुत इसको और डिटेल में लेके जाने का, ठीक है? आई होप कि आपको इतना समझ में आया। फिलहाल समझ में आज का लेक्चर। Yes, देखो sir. फंक्शन आप लोगों को 11 में सिखाया था, मैंने कल ही आपसे बात किया था कि इस चैप्टर को अगर डिटेल में सिखाना है तो लगभग 15 घंटा लगता है। मतलब 15 घंटा कम भी किया तो भी 12 घंटा लगता है। तो मेरे को लगता है कि बहुत ज्यादा लेंथी टॉपिक है और उसमें डिटेल में जाना पड़ता है, डोमेन रेंज सब बताना पड़ता है उसमें, और थोड़ा टफ टॉपिक भी है फंक्शन एक्चुअल में, ठीक है? तो इसको बहुत प्रैक्टिस करना पड़ेगा आप लोगों को भी समझने के लिए। तो फिलहाल बेसिक समझ लो कि फंक्शन को बाइजेक्टिव होना बहुत जरूरी है। क्या होता है बाइजेक्टिव फंक्शन? जो इंजेक्टिव भी होता है और जो सर्जेक्टिव भी होता है। 1 to 1 को इंजेक्टिव बोलते हैं, ऑन टू को सर्जेक्टिव बोलते हैं। और जो फंक्शन 1 to 1 ऑन टू दोनों है, इंजेक्टिव सर्जेक्टिव दोनों है, उसको लोग बोलते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन, ठीक है? तो लेक्चर तो हो गया हमारा। सेकंड लेक्चर मेरा स्टार्ट करना है मुझे, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और आगे